नमस्कार, ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 26 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का मतलब आप ऑलरेडी समझते हैं, तो मेन जो हमारा नया वर्ड यूज हो रहा है आज वो है रिजॉल्विंग पावर। तो पहले एक बार देखते हैं कि रिजॉल्विंग पावर का बेसिक आइडिया क्या होता है। देखिए, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई सेलिब्रिटीज की जो पिक्चर्स हैं वो डॉट से बनी हुई होती हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा। अगर आप उनको बहुत करीब से दूर से देखते हैं, मान लीजिए किसी बैनर पे डॉट्स से ऐसे डॉट्स से आप बहुत सारे डॉट्स बनाएंगे, तो मान लीजिए अमिताभ बच्चन की पिक उन्होंने बना रखी है। दूर से देखेंगे तो वो डॉट्स हमें दिखेंगे नहीं, हमें लगा पूरा पिक्चर है एक तरीके से। पर जैसे जैसे हम उसके पास जाएंगे तो हमें वो डॉट्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। दूर क्या हो रहा था? दूर हो रहा था कि जो एक डॉट थी वो दूसरी डॉट में मर्ज हुई दिखाई दे रही थी, और जब मैं पास गया तो दोनों डॉट्स मुझे सेपरेटली दिखाई देने लगी। तो रिजॉल्विंग पावर का आइडिया यहीं से आता है। जब आपका कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपका टेलीस्कोप हो सकता है, माइक्रोस्कोप हो सकता है, आपकी आई हो सकती है। तो जो भी आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली डिस्टिंक्टिवली देख सकता है तो उसका मतलब है कि वो उनको रिजोल्व कर पा रहा है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एबिलिटी टू सी टू ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिवली इज कॉल्ड रिजोल्विंग पावर। दो ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट करके देख पाने की एबिलिटी ही रिजोल्विंग पावर कहलाती है। ये तो ऑब्जेक्ट्स के केस में हुई, पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वेवलेंथ्स के केस में भी आपको रिजॉल्विंग पावर डिफाइन करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, हमने अभी देखा कि हमारी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के कारण अगर मान लीजिए हमने जो इंसिडेंट लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज ना करके व्हाइट लाइट यूज कर ली। अगर व्हाइट लाइट यूज कर ली, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करें, a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा या एम लेमडा, जो भी आप बोल सकते हैं, वो इंटीजर है। ये कंडीशन होती है आपकी प्रिंसिपल मैक्सिमा की। अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो जिस एंगल पर वो मैक्सिमा बन रहा है वो भी अलग होगा। फॉर इंस्टांस, एक थीटा 1 पे लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी प्रिंसिपल मैक्सिमा की पीक बन गई। सिमिलरली थीटा 2 एंगल पर लैम्डा 2 वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग पीक बन गई। तो जो ये पीक का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि स्क्रीन के इस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, इस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। तो आप कुल मिलाकर ये बात समझिए, अगर मान लीजिए कहीं पर लाइट पड़ रही है खूब जोर की, अगर ये लाइट के जो डॉट्स बन रहे हैं ये बहुत करीब होते, कहने का मतलब आप इनको इसके थ्रू भी समझ सकते हो कि इंटेंसिटी का पीक यहां पर है और फिर वो लगातार घट रहा है। अगर ये पीक्स बहुत दूर दूर हैं तो आप उनको अलग अलग करके बड़े आराम से देख पाओगे। और यदि ये पीक्स पास में आ जाए, यहां तक भी आप दोनों को रिजोल्व कर पा रहे हो। अगर ये पीक और नजदीक आ जाए, कहने का मतलब एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे कोइंसाइड करे, यहां भी आप दोनों की पीक को डिस्टिंक्टिवली स्टडी कर पा रहे हो। अगर इससे भी ज्यादा करीब आ जाए, कहने का मतलब कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए आप ऐसे, तो क्या आप इन दोनों पीक्स को डिफरेंशिएट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो रियली आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें यह समझ में आ गया कि रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट्स को अलग करके देख पाने की क्षमता रिजॉल्विंग पावर होती है। या फिर कोई स्पेक्ट्रम की हम स्टडी कर रहे हैं, वहां पे दो वेवलेंथ की लाइट्स हैं, तो दो वेवलेंथ की जो पीक हैं उन पीक इंटेंसिटीज को अलग अलग करके देख पाने की क्षमता आपकी रिजॉल्विंग पावर कहलाएगी इन दिस पर्टिकुलर केस। तो नेक्स्ट देखते हैं कि रिजॉल्विंग पावर रेली क्राइटेरिया फॉर लिमिटिंग रिजोल्यूशन। रेली एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि
आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कब तक रिजोल्व कर पाएगा, उसकी एक लिमिटेशन है। आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसको रिजोल्व नहीं कर पाएगा, इन दो पीक्स को वो अलग अलग करके नहीं देख पाएगा, बल्कि उसको ऐसा लगेगा कि ये कुछ ऐसा ऐसे, इन दोनों पीक्स को अलग अलग करके नहीं देख पाएगा। तो रे ली ने बोला अगर एक वेवलेंथ का मैक्सिमा दूसरी वेवलेंथ के एक का मैक्सिमा और दूसरे का मिनिमा ओवरलैप कर रहे हैं, वहां तक आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, रिजोल्व कर सकता है। उससे ज्यादा यदि करीब आ गए वेवलेंथ तो वो नहीं कर पाएगा रिजोल्व। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा एक बात और, आप ये बताइए इस पर्टिकुलर केस में अगर वेवलेंथ 1 और 2 बहुत नजदीक नजदीक हो, इसका मतलब थीटा भी बहुत नजदीक नजदीक होगा। तो मतलब ये जो इंटेंसिटीज हैं कितनी नजदीक होंगी, ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, इस बात पर डिपेंड करेंगी। अगर दोनों वेवलेंथ बहुत दूर दूर हैं तो डेफिनेटली उनके प्रिंसिपल मैक्सिमास बहुत दूर दूर बनेंगे। अगर वेवलेंथ करीब करीब हैं तो उनके वेवलेंथ जस्ट मतलब ओवरलैप करने का वो प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के रिजोल्विंग पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी लैम्डा। जितना ज्यादा इन दोनों वेवलेंथ के बीच का डिस्टेंस होगा, अगर लैम्डा 2 लैम्डा 1 के करीब है तो वो बहुत नजदीक उसके यहां पीक बनाएगा, तो रिजोल्व करना मुश्किल है। मतलब डिफरेंस यदि कम होगा, अगर ये डी लैम्डा कम होगा तो हमें हाई रिजोल्विंग पावर का क्या चाहिएगा, अपरेटस चाहिएगा। क्लियर है? तो रिजोल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेंथ्स। और अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला आप लिखें तो आप बोल सकते हैं रिजोल्विंग पावर इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय डी लैम्डा। किन्हीं भी दो वेवलेंथ्स को आपको रिजोल्व करना है तो आप उन दोनों का मीन, लैम्डा क्या है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाई 2, और डी लैम्डा क्या है, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। इस तरीके से आप, ये जनरल फॉर्मूला है रिजोल्विंग पावर का, लेकिन अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला अलग अलग बनेगा। बेसिक यहीं से रहेगा और इसी की इक्वेशन के सामने, इसके सामने ही हम ऐसा बोल देंगे, मान लीजिए कुछ भी फॉर्मूला आपका बना वो यहां लिखा जाएगा फॉर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। टेलीस्कोप के लिए वो अलग होगा, है ना, आपकी आई के लिए अलग होगा, हम यहां पर ग्रेटिंग की बात कर रहे हैं। तो आइए अब डिराइव करते हैं हमारा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला क्या बनेगा। ये हमारी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसमें n स्लिट्स कर दिए गए हैं, इसके ऊपर एक प्लेन लाइट इंसिडेंट कराई गई है, वो यहां से टकराने के बाद आपके स्क्रीन पर कोई पैटर्न फॉर्म करेगी। आप मान लीजिए ये आपकी सेंट्रल लाइन है, ये जो लाइट यूज की गई है ये अब मोनोक्रोमेटिक नहीं है। क्लियर है? और सिंप्लिसिटी के लिए आप मान लीजिए कि इसके अंदर दो वेवलेंथ हैं, एक तो लैम्डा की और एक लैम्डा प्लस डी लैम्डा की, दो वेवलेंथ इसके अंदर मिली हुई हैं। तो दोनों का क्या होगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा अलग अलग बनेगा। अब मान लीजिए पहले मैं लैम्डा की बात कर लूं, यदि लैम्डा की बात कर लूं तो पूरा इसका पैटर्न बनाते हैं। प्रिंसिपल मैक्सिमा कैसे बनता, पहले सेंट्रल मैक्सिमा होता है, हमने डिफ्रैक्शन ड्यू टू n स्लिट में इसको डिटेल से डिस्कस किया, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो। यहां से जब डिफ्रैक्शन होगा तो सेंटर पे एक सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, फिर आपके छोटे छोटे पीक्स होंगे, फिर एक पहला आपका क्या आएगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, फिर आपके छोटे छोटे पीक होंगे, फिर आपका एक और, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ये पीक थोड़ी बड़ी कर लीजिए, ये पीक फिर थोड़ी सी इससे बड़ी। इस तरीके से आपके
पीक्स बनते हैं, ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है, ये प्रिंसिपल मैक्सिमाज हैं, जहां पे 0 हो रहा है वो मिनिमा है, और छोटे वाले मैक्सिमा को हम बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। आपको नेक्ड आई से ये दिखते नहीं हैं, जो छोटे वाले पीक्स हैं ये दिखते नहीं हैं। तो जनरली जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम सीधा सेंट्रल मैक्सिमा बनाते हैं, और फिर आपका जहां पर ये बनता है प्रिंसिपल मैक्सिमा, वहीं पे जाके वहां ग्राफ बनाते हैं। इसको एक बार रब कर लेते हैं। आपको ये समझ में आ गया कुल मिला के कि आपका एक सेंट्रल मैक्सिमा होता है, उसके आगे जाके एक आपका क्या होगा, प्राइमरी नहीं प्रिंसिपल मैक्सिमा। आप मान लीजिए ये यहां से सेंटर से इसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। वेवलेंथ कितनी थी इसकी, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो लैम्डा की वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। इक्वेशन नंबर 1 मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज कंडीशन फॉर nth प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अभी हमने लैम्डा बाय डी लैम्डा के बारे में बात नहीं की है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो इस प्रिंसिपल मैक्सिमा का अगला मिनिमा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एंगल है ये डी थीटा है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस डी थीटा। हम लिख रहे हैं अब mth मिनिमा जस्ट आफ्टर nth प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ लैम्डा। ये लाइन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप इस स्टेप से समझेंगे तो बिल्कुल आसान आपको लगेगा। अब आपका mth प्रिंसिपल mth मिनिमा की कंडीशन होती है n इंटू ए प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा। देखिए यहां पर ये आपका क्या है, mth मिनिमा है। ये क्या था, nth प्रिंसिपल मैक्सिमा था। तो जो mth मिनिमा है वहां पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा प्लस डी थीटा, इसलिए हमने उसको ये लिखा। ये हो जाएगा m लैम्डा के बराबर। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर आपको एक स्पेशल इक्वेशन याद रखनी है, जो आपका mth मिनिमा है which is just after nth principal maxima, this is equals to n into n plus 1। ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आपको ये याद नहीं आ रही है तो हमने जो डिफ्रैक्शन एट n स्लिट जो हमने पूरा लेक्चर किया था उसके सेकंड पार्ट में आप देखना, हमने a प्लस बी और n की वैल्यूज लेके ग्राफ प्लॉट किया था। यहां पर जो आपका nth प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसकी n की वैल्यू 1 थी और यहां पर m की वैल्यू 6 थी। तो अगर यहां पर हम इस फॉर्मूले में रिप्लेस करें और कैपिटल वैल्यू n की वैल्यू वहां पे 5 थी, तो m इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 6। ये क्रॉस वेरिफिकेशन है इस फॉर्मूले का। तो आप हमेशा याद रखना इस फॉर्मूले को कि nth प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड mth मिनिमा जस्ट आफ्टर nth प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच का रिलेशन ये होगा, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ स्लिट्स। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पॉज करके हर वर्ड पर ध्यान दीजिए। m क्या है, m है आपका mth मिनिमा, n क्या है, nth प्रिंसिपल मैक्सिमा।
nth प्रिंसिपल मैक्सिमा के बाद जस्ट बाद में जो पहला मिनिमा है और टोटल मिनिमम उसका नंबर mth है, तो उस m और n के बीच का रिलेशन ये होता है जहां पर n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ स्लिट्स। तो इसको आप यहां रिप्लेस करिए, यहां रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू, ये n से डिवाइड होगा यहाँ पे तो n से n कट जाएगा, तो ये कंप्लीट लिख लीजिए आप, n बाय n प्लस 1 बाय n इंटू लेमडा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n लेमडा लेमडा बाय n। तो इसको रब करके ऊपर लिख देते हैं, n लेमडा प्लस लेमडा बाय n इक्वेशन नंबर 3। अभी तक दो ही मेन इक्वेशन बनी है, एक इसके लिए और एक इसके लिए। अब हम पिक्चर में लेकर आ रहे हैं किसको, लेमडा प्लस डी लेमडा को। देखिए लेमडा प्लस डी लेमडा को हमने इतना नजदीक लिया है कि इस डी लेमडा लेमडा प्लस डी लेमडा की जो मिनिमा है वो इस प्रिंसिपल मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड कर सके। कहने का मतलब है ये आपका क्या हो, ये देखिए यहां लिख देता हूं मैं, ये आपका है nth प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर लेमडा, और ये क्या है, ये nth प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर लेमडा प्लस डी लेमडा। हम लेमडा प्लस डी लेमडा को बड़ा भी ले सकते हैं, और बड़ा लेंगे तो ये से सेपरेट हो जाएगा, लेकिन हमने इतना मिनिमम लिया है कि वो जस्ट एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के साथ ओवरलैप कर रहा है। जो लिमिटिंग केस है रेली क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन, हमने वो लिया है। अगर इसको रिजोल्व कर पाया तो इसके बाद के सभी को रिजोल्व कर पाएगा। लिमिटिंग केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो ये आपका हो गया। अब हम लिख रहे हैं nth प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर लेमडा प्लस डी लेमडा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। लेमडा का जो प्रिंसिपल मैक्सिमा था वो यहां था, उसका एंगल थीटा था, और जो लेमडा प्लस डी लेमडा का सेम ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो यहां है, उसका एंगल थीटा प्लस डी थीटा है। तो यहां पर संयोग से कोइंसिडेंस से क्या हो रहा है, जो लेमडा प्लस डी लेमडा का प्रिंसिपल मैक्सिमा है वही लेमडा के लिए जो प्रिंसिपल मैक्सिमा के नेक्स्ट मिनिमा था उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। मैं आपको दोबारा एक बार बता रहा हूं, आप ये मान लीजिए, ये आपका थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए, ये आपका लेमडा के लिए क्या है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, और ये क्या है, लेमडा के लिए जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसके जस्ट बाद का मिनिमा, जिसकी इक्वेशन हमने ये लिखी। तो रिजोल्विंग पावर का जो लिमिटिंग केस हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या होता है, एक वेवलेंथ के मिनिमा के ऊपर दूसरे का मैक्सिमा ओवरलैप करता है। तो जिस एंगल पर लेमडा के कोरस्पोंडिंग प्रिंसिपल मैक्सिमा का जस्ट अगला मिनिमा है वहीं पर लेमडा प्लस डी लेमडा का प्रिंसिपल मैक्सिमा है, दोनों का एंगल सेम है। ये एंगल थीटा प्लस डी थीटा इसके लिए और इसके लिए आपका सेम है। तो आप यहां पर nth प्रिंसिपल मैक्सिमा की इक्वेशन लिखेंगे, वो हो जाएगा आपका a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल्स टू n लेमडा प्लस डी लेमडा, इक्वेशन नंबर 4। अब आप ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 में आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा n लेमडा प्लस लेमडा बाई n, और साइड हो गया n लेमडा
प्लस एन डी लैम्डा। एन लैम्डा से एन लैम्डा कैंसिल हो गया। हमें एक्सप्रेशन किस में चाहिए? हमारा रिजोल्विंग पावर होता है लैम्डा बाय डी लैम्डा। तो डी लैम्डा इस साइड ले आओ, इस एन को साइड ले जाओ, दिस विल बी इक्वल टू एन इंटू एन। Resolving power of a grating will depend on two things. Number of grating lines, n क्या है? ग्रेटिंग लाइंस किसको बोलते हैं? देखिए आपका जो एक ब्लॉक और एक ओपन, ये जो सेट है ये वन ग्रेटिंग एलिमेंट होता है, ये आपका दूसरा ग्रेटिंग एलिमेंट है, ये तीसरा ग्रेटिंग एलिमेंट है। एक ओपन और एक ब्लॉक को मिला के हम एक लाइन बोल देते हैं, उसका एक सिनोनिम है कि वन लाइन। तो यहां पर n ग्रेटिंग लाइंस हैं, और n क्या है? n है ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो इस तरीके से हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला डिराइव किया। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।